नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डिजिटल चौपाल पे, जहां एक बार फिर हम लोग जुड़े हैं आज एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है दिल्ली में जो हालात बन रहे हैं कोरोना को लेकर के, और साथ ही साथ जो राजनीतिक माहौल पैदा किया जा रहा है उस पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले हम आप सबों का एक बार परिचय करा देते हैं। मेरे साथ यशवी राघव जी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, कुणाल सिंह जी दिल्ली से और मोहित तोमर जी नोएडा से। तो चर्चा की शुरुआत हम करते हैं मोहित तोमर जी आपसे। मेरा पहला सवाल यह है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली को अर्ध राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि उनके दायरे के अंदर क्या क्या आता है। बार बार हम लोग ऐसा देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार बने थे और अब वो तीसरी बार है, हर बार उनकी एलजी से लड़ाई होती रहती है। वो चाहे किसी भी विषय को लेकर के हो। आज वो सबसे हटके कोरोना पे भी लड़ाई चल रहा है और उनका डिमांड है कि जो दिल्ली में अस्पताल है उसमें सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज हो। सबसे पहले आप इस पे अपना एक टिप्पणी रखिए कि ये निर्णय क्या सही है और ये ऐसा होना चाहिए। जी धन्यवाद रंजीत जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। मेरे हिसाब से भी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो इस समय एक सही डिसीजन है दिल्ली को बचाने के लिए और भारत के जो अन्य लोग हैं उनको बचाने के लिए कोरोना वायरस। ठीक है, जैसे कि अब दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दिल्ली के अंदर जितने भी जो भी कोरोना के या जितने भी जो टेस्टिंग होगी वो सारे ट्रीटमेंट जो होगा वो दिल्ली के रेजिडेंट्स का होगा और बाकी अदर स्टेट्स के लोगों को एंट्री ना दी जाए इसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये इसके मुझे जो लगते हैं दो तीन जो मेजर जो इसके बैकग्राउंड में जो स्टेप्स हैं, जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं, वो शायद एक तो ये है कि भाई दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ द कोरोना केसेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत जल्दी तेजी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं केसेस, राइट। और दिल्ली एक बहुत बड़ा दूसरा महाराष्ट्र बनने को तैयार है ना। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है यहाँ पर। अब दिल्ली के साथ समस्या क्या है कि दिल्ली के अंदर क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटीज ज्यादा है, अच्छे हॉस्पिटल ज्यादा, जैसे हमारे एम्स यहाँ पर है, ठीक है, या फिर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अच्छे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वो यहाँ पर है, सफदरजंग है यहाँ पर, ठीक है। तो लोग अदर स्टेट से यहाँ पर आते हैं अपने ट्रीटमेंट के, ठीक है। तो ऐसे में जब अगर यूपी से या हरियाणा से कोई इंसान ट्रीटमेंट के लिए, नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी अगर दिल्ली में जाएगा, ठीक है, तो उसके कोरोना से संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा हो चुका है आज के टाइम में। अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट जो अगर वो इसके ऊपर एक कुछ टाइम पीरियड के लिए रोक लगाना चाहती है कि ठीक है, हम जो भी अपने जो पेशेंट्स हैं हम अभी सिर्फ दिल्ली को ये सर्विस देना चाह रहे हैं, कुछ सर्विसेज हम बाद में नहीं, हम अदर्स को हम ये सर्विस नहीं दे पाएंगे जस्ट बिकॉज ये एक बहुत बड़ी महामारी है। ये इससे दिल्ली गवर्नमेंट का कहना ये कि भाई वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ में जो बाहर के जो स्टेट के जो लोग हैं जो आएंगे और यहाँ से संक्रमण को लेके जाएंगे अपने स्टेट में, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो ना, इससे बहुत अदर स्टेट के नंबर ऑफ कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मैं हैं। आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। मैं लेकर के चलता हूं कुणाल जी के पास। और कुणाल जी, आपको संक्षेप में मैं बताता हूं कि आज सुबह तक का जो एक डाटा है कि 31,000 डिटेक्टेड केस है दिल्ली में अभी तक, और 18,000 एक्टिव केस है और 15,000 होम क्वारंटाइन लोग हैं, और अब तक 900 लोगों का डेथ हो चुका है। एक छोटे से राज्य में अगर इतना बड़ा संख्या कोरोना का है, तो वैसे में क्या केंद्र सरकार को दरिया दिली दिखाते हुए राज्य सरकार की बातें कुछ दिनों तक के लिए मान लेना क्या सही नहीं था? जी, मैं इस पे कुछ बताने से पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जी, जैसा लेकिन आपने विषय के अंदर ही बताया कि रहिएगा। और एक चीज और मैं बताता हूँ कि संक्षिप्त में रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि दरिया दिली दिखाते हुए, तो इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसे वो सरकार को ये करना चाहिए कि अभी बेड कम है तो वो बढ़ाना चाहिए, और दिल्ली में हर जगह जैसे गवर्नमेंट कर रही है कि वो कैंप लगा रही है अलग से आपके स्कूल वगैरह, तो वो सिर्फ
वो सब चीजें भी यूज किया जा सकता है। जी। ऐसा नहीं है, अब जो दिल्ली में रह रहे हैं इतने दिन से, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे हर देश से लोग आते हैं जी पढ़ने के लिए, नौकरी सही है। करने के लिए। कुणाल जी आपके सवाल, आपके जवाब में मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं कि अब तक जो एक आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 जुलाई तक भारत में 5.5 लाख से ज्यादा केसेस होंगे कोरोना का, जिसको जो अभी दिल्ली के ऊपर जो उसका बर्डन आएगा वो लगभग 80,000 बेड की होगी। अभी हमारे दिल्ली में सिर्फ 20,000 बेड है, तो ये 60,000 बेड 31 जुलाई से पहले का अरेंजमेंट, आप इस काम को क्या छोटा समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल छोटा काम नहीं है, लेकिन इससे ये नहीं होता, ये नहीं हो कर सकते ना कि आप कोई जैसे अदर राज्य से दिल्ली में रह रहा है तो उनको आप जाए तो ट्रीटमेंट नहीं करो और आप बोल दो कि नहीं आपका इलाज नहीं हो पाया क्योंकि आपका वोटर आई कार्ड यहाँ का नहीं है और आप दिल्ली सरकार को वोट नहीं देते। इसलिए कहने का मतलब यही है ना कि वो एक राजनीति को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, भारत में एक दूसरी तरफ तरीके का माहौल बना रहे हैं। वो उनका कहने का मतलब यही है कि अगर आप दिल्ली सरकार को वोट देते हैं तभी आपका इलाज यहाँ पे हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और मैं आपको केजरीवाल जी के बारे में बताना चाहूंगा, जैसा कि केजरीवाल जी का जन्म हुआ था हरियाणा में जी। और वो 12वीं तक की पढ़ाई भी की है हरियाणा से। उसके बाद वो चले गए और आगे की पढ़ाई कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से उन्होंने किया। उसके बाद पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद जॉब के लिए वो जमशेदपुर चले गए बिहार के लिए। ठीक है सर। बिहार की जमशेदपुर जो अभी झारखंड में है। कुणाल जी माफी चाहता जी, जी। हूं, और मैं इसमें से एक छोटा सा सवाल लेकर के यशवीर जी के पास जा रहा हूं। यशवीर जी, अर्ध राज्य का दर्जा ऑलरेडी दिल्ली को मिला हुआ है, सिर्फ आधे कानूनों पे भारत सरकार का अधिकार है। और आज केजरीवाल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक चुना हुआ सरकार हूं और बड़े बहुमत के साथ वो दिल्ली में आए हैं दोबारा, तीसरी बार। तो ऐसे में क्या उनका ये हक नहीं बनता है कि वो दिल्ली की जनता के लिए एक अधिकार मांग सके? जी, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि केजरीवाल सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत से आई है और जैसा कि आपने खुद ही कहा अर्ध राज्य का दर्जा है। और अगर अर्ध राज्य का दर्जा नहीं भी है तो भी एक मुख्यमंत्री हैं वो एक राज्य के या एक केंद्र शासित प्रदेश के, क्योंकि दिल्ली को कुछ विशेष दर्जा मिला हुआ है, उसके अंतर्गत उसको कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके यहाँ पे विधानसभा अपनी है खुद की, जो कि जनरली केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं होती है। तो किसी भी तरीके का कानून लाने के लिए केजरीवाल सरकार को बिल्कुल पूर्णतः उसको अनुमति रहनी चाहिए। लेकिन जैसा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो उस पर प्रत्यारोप है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के भी अपने कुछ वो मर्यादाएं हैं, या मैं कहूंगा कि उनके कुछ अधिकार हैं जिनका प्रयोग करके उन्होंने उसको मना किया है। तो इसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि केजरीवाल सरकार की मंशा पर तो प्रश्न नहीं उठा सकते हम, क्योंकि जैसा कि आपने आंकड़े बताए और मोहित जी ने भी कुछ आंकड़े साझा किए, तो अगर 31 जुलाई तक 60,000 बेड वाली बात है तो ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी महामारी के समय में हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न करते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए इन चीजों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण से लड़ लेंगे तो उसके बाद राजनीति और आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत समय मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि केजरीवाल सरकार को पूर्णतः अधिकार है किसी भी कानून को लाने का, परंतु लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उन्होंने भी अपने अधिकार के दायरे में ही लिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुणाल ने एक बात कहा कि वो खुद दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं। आप उसको अगर कोरोना के इस हॉस्पिटल वाले पॉलिटिक्स में अगर जोड़ के देखें तो वो एक क्या रिजल्ट देता है? क्या उनका इलाज दिल्ली में होना चाहिए? जो उन्होंने जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है कि दिल्ली के अंदर से दिल्ली के रेजिडेंट्स का ही जो है ट्रीटमेंट किया जाए और बाकी अदर स्टेट्स में ना किया जाए, बाकी अदर स्टेट्स के रेजिडेंट्स का ट्रीटमेंट ना किया जाए, उसके पीछे जो सबसे बड़ी मंशा है वो सिर्फ यही है कि कोरोना एक सबसे बड़ी महामारी है, एक ऐसा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है हमारे सामने जिसका नहीं पता है, हमें किसी को नहीं पता, हम नहीं देख सकते उसको। ठीक है, कोरोना का अरविंद केजरीवाल के इतिहास से कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल सरकार जो है वो यहाँ पर किसी के बैकग्राउंड की बात नहीं कर रही कि आपने जो है आप यूपी के हैं, आपने यूपी में जन्म लिया है तो इसलिए हम आपको सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, बल्कि उनकी मंशा ये है कि अगर आप यूपी के अंदर हैं और अगर आप ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली भाग रहे हैं
तो दिल्ली आने की बजाय आप यूपी के अंदर, यूपी गवर्नमेंट आपके लिए अरेंजमेंट कर रही है, आप वहां पर जाएं, वहां के सेंटर्स में जाएं। ये ना सोचे कि दिल्ली के अंदर ज्यादा अच्छी सहूलियतें मिलेंगी या ज्यादा अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जनरली हम लोग, जैसे हम दिल्ली एनसीआर पे रहते हैं, ठीक है, मेरी एक सिस्टर का ट्रीटमेंट होता है जीटीपी नगर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर, उसको हर महीने में 2 बार हम लोग को जाना पड़ता है उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या, हम क्यों जाते हैं जीटीबी नगर, क्योंकि हमारे एक तो पहली बात दिल्ली के पास में, और गाजियाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, उस तरह की सर्विसेज नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमको जीटीबी, हमें दिल्ली जाना पड़ता है, उसके लिए मूवमेंट करना पड़ता है हमको दिल्ली, ठीक है। अब सोचिए कि अगर ऐसे केसेस में हमारे जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, या मेरी फैमिली जैसे बहुत सारे लोग हैं गाजियाबाद के, दिल्ली के, एनसीआर के, नोएडा के, गुड़गांव के, जो लोग दिल्ली आते हैं सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनको अच्छी सर्विसेज दिल्ली में मिलती हैं, ठीक है। तो अगर कोरोना का पेशेंट मान लीजिए गाजियाबाद के अंदर पाया जाता है, या किसी को सिम्टम्स लगते हैं कि मेरे अंदर सिम्टम्स हैं कोरोना के, तो वो आदमी क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि दिल्ली की तरफ भागे, क्योंकि दिल्ली के अंदर एम्स है, दिल्ली के अंदर सबसे सफदरजंग है, दिल्ली के अंदर जीटीबी है, और इतनी सारी और इससे क्या हो रहा है, उससे एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर क्या है, एक मतलब हम कहें कि उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसके पास तो एक तो रिसोर्सेज की कमी है शायद, ठीक है। हम बात करें तो रिसोर्सेज की कमी है, ऑलमोस्ट हम बात कर सकते हैं कि उसके पास फंडिंग नहीं है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं है, उसका जीएसटी रुका हुआ है, बहुत सारे इश्यूज हैं उसके साथ में, ठीक है। कोरोना का जो क्या कहते हैं, सेंटर ने जो अलॉट किया था एक चीज सर इसमें मैं कोरोना से करेक्ट डील करना करने चाहूंगा के आपको लिए, जो अदर कि स्टेट्स को दिया था, सभी स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी जो बकाया था केंद्र सरकार पे, वो उसे दे दिया गया सभी राज्यों को। जी सर आगे। अच्छा ठीक है। तो ये हो सकता है कि आजकल की बात हो, इसमें शायद मैं इससे अवेयर नहीं हूँ, बट 2-4 दिन पहले तक मैंने, जहां तक मैं जानता था कि ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। काफी सारी स्टेट ऐसी थी जिनको भी जीएसटी का फंडिंग नहीं हुई है, जीएसटी का जो अलॉटमेंट होता है वो नहीं मिला है, और उनको क्या कहते हैं, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को कोरोना से फाइट करने के लिए जो पीएम ने जो अदर स्टेट्स को 17,000 करोड़ का जो अमाउंट दिया था, वो उस तरीके का अमाउंट कोई अमाउंट अभी तक दिल्ली को नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरीके के इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। और बात है कि अभी आपने रिपोर्ट में बताया था कि 80,000 बेड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो अगर हम बेड्स को, हम लोग जनरली हम लोग ये मानते हैं कि बेड का मतलब है सिर्फ एक बेड का स्ट्रक्चर लगा देना और कुछ नहीं, ठीक है। बट 80,000 बेड का मतलब सिर्फ एक बेड नहीं है, इसका मतलब है कि आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल अरेंज करना पड़ेगा, आपको वहां पर स्टाफ लाना पड़ेगा, आपको मेडिकेशन रखना पड़ेगा, मतलब कि आपको, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि उससे आप प्रॉपर्ली डील कर सके, और उसको आप एक लॉन्ग रन के लिए रन कर सके। मतलब अगर आपको उन 80,000 बेड्स की अगर आने वाले टाइम में मान के चले कि अगर 1 महीने भी अगर उनको जरूरत पड़ जाए, तो हमारे पास क्या प्रॉपर डॉक्टर्स हैं 80,000 लोगों को डील करने के लिए? क्या नर्सेज है हमारे पास? क्या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास? तो प्रॉब्लम ये है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा, इस चीज को इस तरीके से उन्होंने लिया होगा कि धन्यवाद मोहित जी, लिमिटेड कर दें। मोहित जी धन्यवाद। यशवीर जी कुछ कहना चाह रहा है इसमें? मोहित जी, मैं यही कहना चाह रहा था, जैसा कि आपने अभी भी कहा कि 80,000 बेड्स की जरूरत है, और रंजीत जी ने कुछ आंकड़े साझा किए हमसे। मेरा ये सवाल मेरे मन में बड़ा उठ रहा है कि जो लॉकडाउन सरकार ने किया 1, 2, 3, 4, तो क्या दिल्ली सरकार ने इस तरीके से कोई अपनी रणनीति नहीं बनाई थी कि मुझे आने वाले समय में इतने केसेस हो सकते हैं यहाँ पर, और इतने केसेस अगर हालात बिगड़ते हैं तो मुझे किस तरीके से तैयारी करनी होगी? जैसा कि हमने देखा कि सभी राज्यों ने कुछ न कुछ अपने लेवल पे तैयारी की कि अगर हमारे यहाँ केसेस बढ़ते हैं तो हम इस तरीके से अपने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, और जिस भी तरह की तैयारी नर्सेस और ये जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, प्राइवेट लैब्स को तो शायद दिल्ली सरकार ने भी ज्वाइन किया है उसमें, और कहा, उनको हिदायत दी गई है कि आप सभी का इलाज करेंगे मुफ्त में। तो क्या इस तरीके की कोई रणनीति दिल्ली सरकार ने नहीं बनाई? ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट ने इस तरह की काफी सारी सर्विसेज को, क्या कहते हैं, जो आप रणनीति की बात कर रहे हैं, ऐसी काफी सारी रणनीति बनाई है। और मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान मैं अक्सर देखता था कि ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो डेली आकर आपके सामने, क्या कहते हैं, अपनी लाइव कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू वो आपको, क्या कहते हैं, वो डेली डाटा शेयर करते थे कि आज भी टेस्टिंग हुई है, इतने केसेस मिले हैं दिल्ली के अंदर। लगभग अनुमान में मैं मान सकता हूँ सप्ताह के अंदर 5 दिन वो आते थे, और वो अपनी पूरी, क्या कहते हैं, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वो कोरोना से किस तरीके से डील कर रहे हैं, उसके लिए उन लोगों ने कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाई है। बट प्रॉब्लम्स अभी शायद कहीं ना कहीं उनके लिए फंडिंग, एक तो फाइनेंशियली वो, क्या कहते हैं, डील कर रहे हैं उस चीज से, और दूसरा कहीं ना कहीं नंबर ऑफ केसेस सडनली इतना इंक्रीज हो गए, इतना पीक पे चले गए हैं कि अभी वो उसको कंट्रोल करने की हालत में उस तरीके से कि नहीं है।
शायद जी जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ। जी जी, बाकी दिल्ली धन्यवाद मोहित गवर्नमेंट जी। का क्या मोहित जी, प्लानिंग मैं है, आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, ये पता नहीं। मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ और एक लाइन इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि यशवीर जी, जब कोरोना हमारे देश में नहीं था उससे पहले किसी भी हॉस्पिटल में कोरोना के लिए कोई भी बेड रिजर्व नहीं था, और आज दिल्ली में 20,000 बेड है, तो शायद उसी लॉकडाउन का नतीजा है। मैं चलता हूँ कुणाल के तरफ, और कुणाल जी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जब केजरीवाल जी कोई भी सवाल लेकर के आते हैं केंद्र सरकार के पास, मतलब कि एलजी के पास, अभी अनिल बैजल जी हैं वहां दिल्ली में और महाराष्ट्र में, अपने भारत में जो एक रफ्तार पकड़ा है ये दो शहरों में, तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि इस दो राज्यों में हमारा बीजेपी का सरकार नहीं है और ये कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में जब ये केंद्र सरकार के अधीन भी आता है राज्य, तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की सीधे सीधे होती है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी की जिम्मेदारी थी। यहाँ विफलता बीजेपी का दिख रहा है। बीजेपी की जिम्मेदारी थी, और उन्होंने काम किया। जब फर्स्ट 2-3 स्टेज तक उन्होंने लॉकडाउन किया, पूरे देश में लॉकडाउन था, और बाकी चीजों पे जो सेंट्रल की जो अभी हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां पे इलाज हो रहा है, सबका हो रहा है, हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, बट इस पे जरूरी है कि राज्य सरकार भी काम करे उतना ही ईमानदारी से। अब जैसा कि मोहित जी कह रहे थे कि जो बाहर से नोएडा और गाजियाबाद से आकर के इलाज करवाते हैं, उनके लिए केजरीवाल जी ने बोला है कि आप दिल्ली में आकर के इलाज नहीं करवाए, लेकिन इसमें मतलब वो जो रूल्स लगाया है वो वैलिड नहीं है ना। इसमें क्या है कि वोटर 7 जून से पहले की अगर आधार कार्ड है किसी के पास दिल्ली का, तो आप दिल्ली में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर जो जैसे हम जैसे लोग जो बाहर से रहने वाले हैं, दिल्ली में अभी रह रहे हैं, अगर कुछ भी होता है, कोरोना नहीं, अगर कुछ भी होता है, तो ऐसा है कि हम किसी भी प्राइवेट या दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो क्या जो बाहर के राज्य के रहने वाले, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि आपकी वोटर आई कार्ड दिल्ली का नहीं है, या जी, फिर आधार कार्ड धन्यवाद। आपका 7 जून से पहले का धन्यवाद नहीं कुणाल है, जी, या फिर कोई। मैं आपके इस सवाल का जवाब मोहित जी से चाहता हूँ। जी धन्यवाद। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली बात तो आपने जैसे जैसे कुणाल जी ने बोला कि लोगों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, तो लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा गया है। लोगों से सिर्फ इतना ही कहा गया है कि अभी दिल्ली एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि जहां पर वो इस हालात में नहीं है कि आपके अगर कोरोना के अलावा या अदर कोई भी अगर आप ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो दिल्ली आपकी मदद नहीं कर पाएगा इस समय। दिल्ली गवर्नमेंट सिर्फ इतना कहना चाहती है कि कुछ टाइम के लिए, जब तक वो उसके लिए प्रॉपर तरीके से ना कर ले, वो अरेंजमेंट ना कर ले, तब तक के लिए आप अपना ट्रीटमेंट या तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर करवाइए, स्टेट्स के जो भी स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट में करवाइए। जी एक जी, तो ये पॉइंट यशवीर हो जी गया। कुछ कहना चाह रहे दूसरा हैं? यशवीर पॉइंट जी। जो लोग एक मोहित सेकंड जी, में बस मोहित जी, बोल अपनी बात। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कुणाल जो हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन वो बिहार के रहने वाले हैं, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास 7 जून से पहले का कोई आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का नहीं है। ऐसा कोई क्लॉज उस बिल में लाया गया है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो उस लाइन में आप थोड़ा सा उस पे राइट, मैं उसी के बारे में बात करने वाला था एक्चुअल में, कि मुझे उस क्लॉज के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है कि उन लोगों ने क्या ये भी किया है कि मतलब जो रेजिडेंट जो अभी भी स्टिल दिल्ली के अंदर रह रहे हैं उनके लिए उन लोगों ने क्या सर्विसेज निकाली है, उसके बारे में मुझे एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है। मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा है अभी एग्जैक्टली, ठीक है, वो जो उन्होंने बिल पास किया था, जो भी वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए थे, तो उसके बारे में मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। बट मैं इसको सिर्फ उसी तरीके से कोरिलेट कर पा रहा हूँ जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले सारे बॉर्डर सील कर दिए थे, अपने हरियाणा और गाजियाबाद की बॉर्डर सील कर दिए, जिसकी वजह से कहीं वो उन लोगों ने, उनका जो कारण था वो यही था कि बाहर से संक्रमण ना आए या हमारे यहाँ से संक्रमण किसी और स्टेट में ना फैले। तो मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि जो दिल्ली के अंदर जो रेजिडेंट रह रहे हैं किसी और अदर स्टेट के, तो उनके लिए उनकी क्या सर्विसेज हैं या क्या वो क्या कहते हैं डील कर रहे हैं, उसको क्या अरेंजमेंट उन्होंने किए हैं एग्जैक्टली उसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो मैं उसके बारे में देखूंगा पहले, फिर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ उसके बारे में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, और आज का चर्चा हम यही समाप्त करते हैं।